फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 35 सीआरपीसी जो सेक्शन 460 से 465 को डील करता है उस पर चर्चा करेंगे। वैसे इन सेक्शन 460 और 461 में पढ़ाने योग्य कुछ भी नहीं है, फिर भी सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उनको पढ़ना या पढ़ाना नहीं, उनको समझना है। सेक्शन 460 और 461 को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? 460 में 9 तरह की इरेगुलरिटीज़ दी गई हैं जो क्योरेबल हैं, और सेक्शन 461 के अंदर 17 तरह की इरेगुलरिटीज़ दी गई हैं जो प्रोसीडिंग्स को वाइड रेंडर कर देती हैं। अतः ये देखिए कि कौन कौन सी इरेगुलरिटीज़ क्योरेबल हैं और कौन कौन सी इरेगुलरिटीज़ कार्रवाई को वाइड रेंडर करती हैं। अब हम सेक्शन 461 सीआरपीसी का अध्ययन 460 सीआरपीसी का अध्ययन करते हैं। 460 क्या कहता है? इरेगुलरिटीज़ विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स, वो कार्रवाई, वो अनियमितताएँ जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती या प्रभावित नहीं करती, कौन सी हैं? इफ़ एनी मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, नेमली, यदि कोई मैजिस्ट्रेट निम्नलिखित बातों को किसी को करने के लिए विधि द्वारा एम्पावर्ड नहीं था, सशक्त नहीं था, और गलती से सद्भावनापूर्वक उस बात को कर देता है, तो उसकी कार्रवाई को केवल इस आधार पर कि वह सशक्त नहीं था अपास्त नहीं किया जा सकता। जैसे धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना। नंबर 2, किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 155 के अधीन आदेश देना। नंबर 3, धारा 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना, यानी टू होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176 सीआरपीसी, और अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर अपराध किया है पकड़ने के लिए धारा 187 के अधीन आदेशिका जारी करना। टू इशू द प्रोसेस अंडर सेक्शन 187 for the apprehension of a person within his local jurisdiction who has committed an offence outside the limits of such jurisdiction। अब अगला जो है, किसी अपराध की धारा 190 की उपधारा 1 के खंड क और ख के अधीन संज्ञान करना, यानी कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट मिलने पर संज्ञान लेने की बात जो है इसके अंदर कही गई है। टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190। अगला है धारा 306 के अधीन अक्षमादान करना, यानी सीजेएम कैन एम्पावर एनी मैजिस्ट्रेट, जैसे 192 में था, और 306 के तहत क्या है कि किसी अपराधी को अक्षमादान करना। ये क्या है कि सह अपराधी को अक्षमादान करना, टू टेंडर ए पार्डन अंडर सेक्शन 306। अब धारा 410 के अधीन मामले को वापस मंगाना, टू रिकॉल ए केस एंड ट्राई इट हिमसेल्फ अंडर सेक्शन 410। अब किसी मुकदमे को वापस मंगा करके उसका स्वयं विचारण करना, सीजेएम को ये पावर है। सीजेएम कैन विड्रा एनी केस फ्रॉम एनी मैजिस्ट्रेट। उसके बाद धारा 458 या धारा 459 के अधीन संपत्ति का विक्रय, टू सेल द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 458 एंड 459 इरेनियसली इन गुड फेथ डज नॉट थिंक हिज प्रोसीडिंग्स शेल नॉट बी सेट असाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज नॉट बीइंग सो एम्पावर्ड। तो मैंने आपको ये 9 ग्राउंड बताए जिनके अंदर अगर कार्रवाई गुड फेथ के अंदर मैजिस्ट्रेट ने की है तो उससे प्रोसीडिंग्स विशिएट नहीं होती, एंड दोज इरेगुलरिटीज़ आर क्योरेबल। अब मैं आपको सेक्शन 461 के तहत की गई अनियमितताएँ बताऊंगा जो 17 किस्म की हैं, 17 तरह की हैं, जिससे जो है कार्रवाई वाइड करार हो सकती है। अब पहली क्या है? अटैचेस एंड सेल्स प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, यानी सेक्शन 83 ऑफ द सीआरपीसी के तहत जब किसी प्रॉपर्टी को कुड़क किया जाता है और उसका विक्रय किया जाता है,
यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से कोई एक बात विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए करता है तो उसकी कार्रवाई शून्य होगी। जैसे सेक्शन 83 के तहत उसको प्रॉपर्टी अटैच करने और बेचने का बाबत आदेश पास करने का कोई सशक्तता या एम्पावरमेंट नहीं थी और वो ऐसा करता है तो वो कार्रवाई जो है वाइड मानी जाएगी। सेकंड है इशूज ए सर्च वारंट फॉर डॉक्यूमेंट पार्सल और एनीथिंग इन कस्टडी ऑफ ए पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी। किसी डाक या तार के प्राधिकारी की अभिरक्षा में अगर कोई दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज़ है तो उसकी तलाशी के लिए वारंट जारी करने का किसी मजिस्ट्रेट को कोई हक नहीं है, केवल सीजेएम ही ऐसा कर सकता है। तो इसलिए यदि किसी मजिस्ट्रेट ने इस बात को किया है तो दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ और वो प्रोसीडिंग जो है वाइड मानी जाएंगी। और डिमांड सिक्योरिटी टू कीप द पीस, प्री शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की मांगना, दिस इज आल्सो अगेंस्ट द प्रोविजन। अब सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करना, डिमांड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्वक आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना, ए डिस्चार्जेज ए पर्सन लॉफुली बाउंड टू बी ए गुड बिहेवियर, कैंसल्स ए बॉन्ड टू कीप द पीस, प्री शांति कायम रखने के बंद पत्र को रद्द करना, भरण पोषण के लिए आदेश देना जबकि वो उसके लिए एम्पावर्ड नहीं था, मेक एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। अब जैसे 125 के तहत कार्रवाई जो है केवल फैमिली कोर्ट जहाँ पर बनी हुई हैं वो कर सकती है। यदि मजिस्ट्रेट इस तरह का कोई ऑर्डर पास करता है तो वो आदेश जो है वाइड माना जाएगा। स्थानीय न्यूसेंस के बारे में धारा 133 के अधीन कोई आदेश पास करना, मेक्स एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 एज टू ए लोकल न्यूसेंस। उसके बाद है लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने के लिए 143 के अधीन प्रतिषेध करना, यानी प्रोहिबिट्स अंडर सेक्शन 143 द रिपीटिशन ए कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। उसके बाद अगला है क्या, अध्याय 10 के भाग ग व भाग घ में आदेश देना, मेक्स एन ऑर्डर अंडर पार्ट सी और डी ऑफ द चैप्टर 10। उसके बाद टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190, किसी अपराध का धारा 190 की धारा 1 के खंड ग के अधीन संज्ञान करना, किसी अपराध का विचारण करना, ट्राइज एन ऑफेंडर। उसके बाद है किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण करना, ट्राइज एन ऑफेंडर समरीली। उसके बाद है किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्रवाई पर धारा 325 के अधीन दंडादेश पारित करना, पासिज ए सेंटेंस अंडर सेक्शन 325 ऑन प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड बाय अनदर मजिस्ट्रेट। उसके बाद है अपील का विनिश्चय करना, डिसाइड्स एन अपील। कार्रवाई की धारा 397 के अधीन मंगाना, कॉल्स अंडर सेक्शन 397 फॉर प्रोसीडिंग और रिसीव्स एन ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 446 एज प्रोसीडिंग शैल बी वाइड। इस प्रकार धारा 446 के अधीन पारित आदेश का पुनर्निरीक्षण करना। ये सारी की सारी बातें 17 बातें हैं। अगर ये बातें मजिस्ट्रेट को पावर ना होते हुए, यानी पावर के विरुद्ध एम्पावर ना होते हुए यदि उसने ये सारी बातें कर दी तो वो सारी प्रोसीडिंग्स वाइड होंगी। इसलिए इसमें पढ़ाने की कोई बात नहीं थी, इन सेक्शंस को याद करना है और ये देखना है, हमें ये याद रहना चाहिए कि प्रोविज़न इज़ देयर एंड वेयर इट इज़, कहाँ पर है, किस सेक्शन में है। तो इसलिए 460 और 461 में हमने ये देखना है कि विच ऑफ द इरेगुलरिटी विल नॉट वाइड द प्रोसीडिंग्स एंड विच ऑफ द प्रोसीडिंग टेकन अंडर सेक्शन 461 विल वाइड द प्रोसीडिंग। इसलिए 460 और 461 में दी गई कार्रवाइयों को हमने समझना है और इन सेक्शंस को याद रखना है कि सेक्शन 460 और 461 महत्वपूर्ण सेक्शन हैं और उनमें अगर कोई चीज़ फाल करती है तो वो प्रोसीडिंग्स मान्य और अमान्य हो सकती हैं। मतलब 460 के तहत हुई 9 इरेगुलरिटीज़ को क्योरेबल हैं, वो ठीक हो सकती हैं। और 462 की तरफ हम आते हैं कि गलत स्थान में कार्रवाई,
किसी भी दंड न्यायालय का कोई सेंटेंस, फाइंडिंग, वो जो है इस ग्राउंड पर सेट असाइड नहीं होगी कि उसने जांच या विचारण या दूसरी प्रोसीडिंग्स के अंदर जो निर्णय दिया है वह गलत है या आदेश पारित किया गया था गलत सेशन खंड या उप खंड या स्थानीय क्षेत्र में हुई थी, उस दिशा में ही पास किया जाएगा जब यह प्रतीत होता हो कि ऐसी गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया। तो मीनिंग देयर बाई, टू पुट इट इनटू प्लेन वर्ड्स, नो फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ एनी क्रिमिनल कोर्ट shall be set aside merely on the ground that the inquiry, trial or other proceeding in the course of which it was arrived at or passed took place in a wrong session division, district, subdivision or other local area unless it appears that such error has in fact occasioned a failure of justice। अब हमने इस प्रकार 462 को पढ़ा। अब हम आते हैं सेक्शन 463 के ऊपर। 463 क्या कहता है कि नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 और सेक्शन 281, जब कोई न्यायालय के सामने किसी अभियुक्त को लाया जाता है और उसकी का बयान धारा 164 और धारा 181 के अधीन जो रिकॉर्ड किया जाता है, यदि मजिस्ट्रेट ने धारा 164 और 281 की किसी शर्त की पालना ना की, जैसे उसको ये बताना रह गया कि आपके खिलाफ इस स्टेटमेंट का प्रयोग भी किया जा सकता है, तो इट विल नॉट इफेक्ट, कब तक, इट जो कार्रवाई उस पर की गई है या वो किया गया है तो उसे साक्ष्य में लिया जा सकता है यदि उसका ये समाधान हो जाता है कि ऐसे अनुपालन से अभियुक्त की गुण अवगुण के आधार पर प्रतिरक्षा करने में कोई हानि नहीं हुई है और उसने अभिलिखित कथन सम्यक रूप से किया था, तो ऐसे कथन को ग्रहण कर सकता है। मीनिंग देयरबाय, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच नॉन कंप्लायंस हैज नॉट इंजर्ड द एक्यूज्ड इन हिज डिफेंस ऑन द मेरिट्स एंड दैट ही ड्यूली मेड द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड एडमिट सच स्टेटमेंट। तो इस धारा के उपबंध अपील, निर्देश और पुनर्निरीक्षण न्यायालयों को लागू नहीं होते। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन अप्लाई टू द कोर्ट्स ऑफ अपील, रेफरेंस एंड रिवीजन। अब हम धारा 464 की तरफ आते हैं। धारा 464 क्या कहती है? धारा 464 कहती है कि इफेक्ट आर ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस ऑफ और एरर इन चार्ज। जब किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने चार्ज लगाया तो उस समय आरोप विरचित नहीं किया गया, कोई रह गया, ओमिशन रह गई, तो उसमें उस सूरत में क्या होगा, इस आधार पर कि आरोप में कोई गलती, लोप या अनियमितता रह गई जिसके कारण अंतर्गत आरोपों का कुसंयोजन भी है, उस दशा में ही अविधि मान्य समझा जाएगा जब अपील, पुष्टिकरण यानी कन्फर्मेशन और पुनर्निरीक्षण, रिवीजन न्यायालय की राय में उसके कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया हो। मीनिंग देयर भाई, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से यदि कोई भी चार्ज लगाते दफ़ा गलती रह गई तो उसका क्या परिणाम होगा, और इसके ऊपर मैं आपको केसला बताता हूँ। और केसला है, एपीलेट और रिविजनल कोर्ट कैन कन्विक्ट एन एक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस फॉर विच नो चार्ज वाज फ्रेम्ड अनलेस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट फेलियर ऑफ जस्टिस वुड इन फैक्ट ओकेजन। चार्ज नहीं लगा था, उसके बाद भी एपीलेट या रिविजनल कोर्ट जो है वो कन्विक्शन कर सकती है, सुना सकती है, जब कोर्ट को ये लगे कि ऐसा ना करने से भी एक्यूज्ड को कोई हानि नहीं हुई है या हैज़ नॉट प्रेजुडिस, उस यानी फेलियर ऑफ जस्टिस जो है वहाँ नहीं हुआ है। अब दूसरा मैं आपको एक अथॉरिटी बताता हूँ। ये अथॉरिटी थी 2010 2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 911, माननीय सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी थी। बलराज अलायस त्र्यंबकम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की।
अब मैं आपको दूसरी अथॉरिटी बताता हूँ। 2009 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 703 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। इसके अंदर क्या कहा गया, एरर और ओमिशन इन फ्रेमिंग चार्ज हेल्ड दैट एनी एरर और ओमिशन इन द चार्ज इंक्लूडिंग एनी मिसजॉइंडर ऑफ चार्ज shall not result in invalidating the conviction or order of competent court unless appellate court comes to the conclusion that failure of justice has been occasioned thereby. Appeal dismissed order of High Court convicting appellant under section 498A upheld. ये दिनेश सेठ वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की अथॉरिटी है। 2009 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेज 703 सुप्रीम कोर्ट। एक और मैं बताता हूँ अथॉरिटी जिसमें चार्ज फ्रेम होना रह गया था और उसके अंदर ये कहा गया कि डज नॉट विशिएट द कन्विक्शन और इफ़ एनी प्रेजुडिस इज कॉज्ड देयर बाई टू द एक्यूज्ड। ये लालन राय वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस था। 2003-2 क्रिमिनल कोर्ट केसेज। एक अथॉरिटी और मैं आपको बताता हूँ चार्ज के ऊपर ही है कि 464-422 का वो था कि फेलियर ऑफ जस्टिस कन्विक्शन फॉर ऑफेंस अदर देन चार्ज्ड कोर्ट हैज़ टू सी वेदर कन्विक्शन वुड रिजल्ट इन फेलियर ऑफ जस्टिस वेदर एक्यूज्ड वाज अवेयर ऑफ बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस वेदर फैक्ट्स वर एक्सप्लेन्ड टू हिम एंड ही गॉट ए फेयर चांस टू डिफेंड हिम आर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स to be seen as to judge whether failure of justice has occasioned। ये दलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। 2004-2 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 682 माननीय अपेक्स कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 465 के ऊपर और सेक्शन 465 क्या कहता है, सॉरी 464 क्या, अब दूसरा जो है मतलब सब सेक्शन 2 मैं पढ़ूंगा। वो क्या कहता है, If the court of appeal, confirmation or revision is of the opinion that failure of justice has in fact been occasioned, it may। यदि न्यायालय को यानी अपील में या कन्फर्मेशन करते हुए, पुष्टि करते हुए या पुनर्निरीक्षण करते हुए ये लगता है कि न्याय नहीं हुआ है तो कोर्ट क्या कर सकती है। इन द केस ऑफ ओमिशन टू फ्रेम ए चार्ज ऑर्डर दैट चार्ज बी फ्रेम्ड एंड दैट द ट्रायल बी रिकमेंडेड फ्रॉम द पॉइंट इमीजिएटली आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। आरोप में यदि कोई कमी रह गई है, ओमिशन रह गई है, तो माननीय अदालत जो है ये आदेश कर सकता है कि आरोप विरचित किया जाए और आरोप की विरचना को ठीक पश्चात विचारण पुनः प्रारंभ किया जाए। इसके बाद एक आदेश ये भी दे सकती है कि आरोप में किसी गलती, लोप या अनियमितता वाली दशा में ये निर्देश भी दे सकती है कि किसी ऐसी रीति से जिसे वो ठीक समझे विरचित आरोप पर नया विचारण किया जाए। इन द केस ऑफ एन एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन द चार्ज डायरेक्ट ए न्यू ट्रायल टू बी हैड अपॉन द चार्ज फ्रेम्ड इन वाट एवर मैनर इट थिंक्स फिट। इसमें एक प्रोवाइडेड भी दिया है और प्रोवाइडेड क्या है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द फैक्ट of the case are such that no valid charge could be preferred against the accused in respect of facts provided it shall quash the conviction। यदि न्यायालय को ये लगता है कि मामले के ऐसे तथ्य हैं कि साबित तथ्यों के बाबत अभियुक्त के खिलाफ कोई विधि मान्य आरोप नहीं लगाया जा सकता, तो वो दोष सिद्धि को भी अभी खंडित कर सकता है, यानी उस कन्विक्शन को सेट असाइड कर सकता है, क्वेश कर सकता है। एक अथॉरिटी मैं इसके ऊपर कहना चाहूँगा, AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल 1203। अथॉरिटी का नाम है सुशील अंसल वर्सेस स्टेट थरो CBI। इसके अंदर क्या हुआ, ओमिशन ऑफ टू फ्रेम चार्ज, इस पर क्या स्कोप है कि व्हाट इज एसेंशियल इज फेलियर ऑफ जस्टिस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज। इंसिडेंट अकर्ड 16 years ago, it is not sufficient for the court of appeal confirmation or revision to direct framing of the charge. Thus discretion to frame charge for new offence and remanding matter back was not proper। तो इस प्रकार से ये 464 हमने सेक्शन पूरा किया। अब हम सेक्शन 465 की बात करते हैं। सेक्शन 465 क्या कहता है, फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन
रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी। सेक्शन 465 कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन बिफोर कंटेंट, नो फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर passed by a court of competent jurisdiction shall be reversed or altered by a court of appeal. Confirmation or revision on account of any error, omission or irregularity in the complaint, summons, warrant, proclamation, order, judgment or other proceeding before or during trial or in an inquiry or other proceedings under this code, or any error or irregularity in any sanction for prosecution unless in the opinion of the court a failure of justice has in fact been occasioned thereby। तो इसके अंदर क्या कहा कि न्यायालय द्वारा पारित कोई भी निष्कर्ष, दंडादेश, आदेश विचारण के पहले या उसके दौरान सम्मन, वारंट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या कोई ऐसी कार्रवाई जो हुई है और इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्रवाई में हुई किसी गलती, लोप या अनियमितता या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण अपील, पुष्टिकरण का पुनर्निरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक न तो उल्टा जाएगा न ही परिवर्तित किया जाएगा जब तक न्यायालय को ये ना लगे कि उसके कारण वस्तुतः जस्टिस जो है नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। इस अवधारित करने में कि क्या ये संहिता के अधीन किसी कार्रवाई में, किसी गलती में, लोप में या अनियमितता या अभियोजन के लिए मंजूरी में हुई किसी गलती या अनियमितता के कारण न्याय नहीं हो पाया है, न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या वो आपत्ति कार्रवाई के समय या उससे पहले प्रक्रम में कहीं उठाई गई है जो उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी। तो इस प्रकार से सेक्शन 465 के ऊपर मैं आपको एक अथॉरिटी बताना चाहूँगा। वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अथॉरिटी थी। उसमें सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अथॉरिटी पर। हेल्ड एनी एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन सैंक्शन विच वुड आल्सो इंक्लूड कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी टू ग्रांट सैंक्शन डज नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस हैज़ अकर्ड। दूसरी अथॉरिटी बताता हूँ। रिवर्सिंग ए फाइंडिंग और सेंटेंस ऑब्जेक्शन कुड और शुड हैव बीन रेज्ड एट एन अर्लियर स्टेज, लेंसिनेशन और इनवैलिडेशन ऑफ वर्डिक्ट आफ्टर ट्रायल इज नॉट टू बी टेकन recourse to solely because there is an error, omission or irregularity in proceedings. Failure of justice is sine qua non for setting aside conviction। ये रतिराम एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस था जिसकी साइटेशन है 2012-2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 619 माननीय अपेक्स कोर्ट की अथॉरिटी है। तो अब जो है सेक्शन 466 इस अध्याय का अंतिम सेक्शन है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो क्या कहता है? त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना। अब इस सेक्शन को देखेंगे। डिफेक्ट और एरर नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल। नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस कोड शैल बी डीम्ड अनलॉफुल नॉर शैल एनी पर्सन मेकिंग द सेम बी डीम्ड ए ट्रेसपासर ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट और वांट ऑफ फॉर्म in the summon, conviction, writ or attachment or other proceedings relating thereto। तो क्या कहता है कि जब कुर्की के किया कार्यक्रम या कार्रवाई की गई तो उसके अंदर कोई त्रुटि या गलती हो गई तो उस गलती के कारण या उसके प्रारूप के अभाव के कारण जो विधि विरुद्ध नहीं समझा जाएगा, जो सम्मन था उसमें कोई गलती रहेगी या कन्विक्शन करते दफ़ा उसकी किसी बात में गलती रहेगी या कुर्की की रिट या तत्संबंधी अन्य कार्रवाई में हुई या उसे करने वाला कोई व्यक्ति वो ट्रेसपासर ही नहीं समझा जाएगा जो कुर्की के तहत उस प्रॉपर्टी पर बैठा है। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर 35 के सभी सेक्शंस की चर्चा की
मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।